अभी हम बात करेंगे कि बिहार में जिस प्रकार से बहाली हुई दोनों फेज की, TRE 1 और TRE 2, इस सब मामलों में आखिर क्रेडिट लेने का जो होड़ था, तो क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट कौन लेगा? पहले महागठबंधन की सरकार, जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड और RJD की सरकार इस राज्य में थी जब बहाली की प्रक्रिया दोनों फेज की हुई, और जब तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय NDA की सरकार, जनता दल यू और BJP की सरकार यहाँ पर मौजूद थी। तो अभी बातें हो रही थी कि आगे क्रेडिट कौन लेगा। तो क्रेडिट लेना है सरकार को और पैसा कमाना है, यानी माल मुद्रा जो है वो कमाना है अधिकारियों को, बड़े बड़े जो आयोग के अध्यक्ष से लेकर BPSC के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के जो है बड़े बड़े लोग, निदेशक से लेकर सचिव से लेकर प्रधान सचिव से लेकर अपर मुख्य सचिव और जिला के जितने भी DPO और DPM और जिला शिक्षा पदाधिकारी और तमाम ऐसे लोग जो शिक्षा के काम में लगे हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हैं, राज्य की योजनाओं को अमली जमा बनाने में लगे हैं, सब लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो साथियों, अभी पूरी तहकीकात अगर आप करेंगे, पूरे मामलों पर आप गौर करेंगे, तो आपको याद होगा कि छठे चरण के बाद जिस तरह की चीज़ें हो रही थी और इस राज्य में लगातार आंदोलन हो रहे थे, मुझे आपको भी पता है और सबको पता है कि तमाम शिक्षक संघ के नेताओं के साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार परीक्षा पास थे, सीटेट, STET, और लगातार वो मांग कर रहे थे कि 7वें चरण की बहाली निकाली जाए। और 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहे थे, मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन महीना बाकी नहीं है, कोई ऐसा महीना बाकी नहीं है, सप्ताह बाकी नहीं है जब पटना के सड़कों पर प्रोटेस्ट न होते हो। और लाठीचार्ज का जब मामला होता था तो ये देशव्यापी आंदोलन की तरह उग्र रूप होता था। कई न्यूज़ चैनलों और पत्रकारों के समय में इस तरह की चीज़ें सामने आती थी और वो बिल्कुल सुर्खियों में बनता था कि पटना में लाठीचार्ज हुआ, शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ और आदि आदि जो चीज़ें सामने आती थी। उस मामले में सरकार की तरफ से लगातार वक्तव्य दिया जाता था। पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर बने, लगातार कह रहे थे कि 7वें चरण की जो है नियमावली बन गई है, कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है, आप लोग बेकार आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कभी घेराव करते थे, कभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते थे। तो सब चीज़ों पर उनका कहना था और कैबिनेट की मंजूरी मिले बिना, आपको याद होगा कि चंद्रशेखर जी ने प्रेस में कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली थी। 7वें चरण की नियमावली के अनुसार जो चीज़ें सामने आई कि बिहार सरकार BPSC से शिक्षकों की बहाली करने जा रही है और उसको शिक्षक TRE यानी TRE 1, TRE 2 आदि नाम दिया जाएगा। तो सब लोग ये बात कर रहे थे कि भाई 7वें चरण की पहले जो सेंट्रलाइज तरीके से होता था, नियोजन प्रणाली, नियोजन इकाई जो है जिला से, और अब हुआ कि नहीं, अब केंद्रीय स्तर से होगा, एक ही जगह होगा। तो सब चीज़ों पर अब ये तय हुआ। उसके बाद ये हुआ कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से है नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अलग प्रावधान है कि आप BPSC से बैठना है तो राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, तो आपको BPSC की परीक्षा पास करनी होगी, तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो BPSC से परीक्षा हो गई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था किसी को। लेकिन जो प्रावधान थे कि परीक्षा फेल करने के बाद आपको नौकरी से छीनी जाएगी, इसके लिए लोगों को दिक्कत था। और आपको सबको पता है कि TRE 1 और TRE 2 में बेहतर परीक्षा, जो परीक्षा हुई, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, वो बेहतर हुआ। लेकिन उसके बाद की जो समस्या सामने आई, कि सब लोगों को पता है कि कई मामले सामने आए। बहाली की प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया जो जिला में हुई और आपाधापी में क्रेडिट लेने में BPSC खुद कह रहे थे कि हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन खुद करेंगे, क्योंकि BPSC पहले से भी इस तरह की जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती है, तो परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होते हैं उनका इंटरव्यू के बाद जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वो BPSC स्वयं करती है और उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची बनाकर संबंधित विभाग को भेजती है। ऐसा ही मामला, ऐसा ही होना चाहिए था, BPSC को ही करना चाहिए था, परंतु BPSC और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव, उनके बीच में तालमेल ठीक नहीं होने की वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आई और BPSC ने इस सारी चीज़ों को शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इस आपाधापी में कराया कि कई ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जिनके पास नकली प्रमाण पत्र कह लीजिए, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आप सीटेट अभ्यर्थी, सीटेट फेल, STET फेल, कई ऐसे अभ्यर्थी कुछ सामने आए, चाहे वो झारखंड के रहने वाले मुकेश जी हो, पूजा हो, करिश्मा हो, कई अभ्यर्थी सामने आकर चिल्ला कर कहते थे कि हम तो सीटेट फेल हैं और मुझे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया।
तो इसके पीछे जो गड़बड़ी सामने आई है, क्योंकि बीपीएससी के साइट पर जो वाटर मार्क सर्टिफिकेट अपलोड करना था, उसी वाटर मार्क सर्टिफिकेट को जो है वो डीपीओ या डीईओ या जिला से जो संबंधित जो सेल बनाए गए थे जहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना था, वहां पर कराया गया। तो TRE-1 में 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जब हम लोग आगे बढ़े, जब रिजल्ट का पब्लिकेशन हुआ, तो आप सबको पता है कि 70,000 से लेकर 80,000 तक ही लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया। और मिनिमम जो लोग थे, जो अप्लाई करने वाले लोग थे, और सरकार का जो डाटा और डंका जो पीट रहे थे कि हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दी, तो अब बातें बिल्कुल अब सामने आ गई है कि 1,20,000 में कितने लोगों को आपने नौकरी दी, जिसमें से भी आपका ये स्पष्ट मानना है कि आपका कि 28,000 के आसपास जो है नियोजित शिक्षक है पहले फेज की बहाली में। उसके बाद जो डाटा सामने आ रहा था दूसरे फेज में कि 14,000 के आसपास नियोजित शिक्षक है। तो फिर सीटों को बचाकर अब भी जो घालमेल किया गया, बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसका तो भंडाफोड़ आज हुआ है, उसका तो भंडाफोड़ तीसरे फेज की बहाली में हुआ है। कैसे कैसे शिक्षकों को चयनित करके बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने शिक्षक बनाया है। आप समझ लीजिए इस बात को कि कोई जिला बाकी नहीं है जहां से सूची नहीं आई। नालंदा से लेकर पटना और तमाम ऐसे जिलों की सूची जो है वो प्राप्त हो गई है, और मीडिया के माध्यम से उस चीज़ों का और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो खाना पूर्ति हुआ, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट TRE-1 में दिया गया। आप इस बात को समझ लीजिए कि TRE-1 में सीट बचाकर TRE-2 में, TRE-2 में सीट बचाकर TRE-3 में, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो माल का तो उगाही होगा नहीं। और जाहिर सी बात है, नए फ्रेश बहाली होगी, प्रश्न पत्र मुहैया कराना है, शिक्षा माफियाओं के हाथ में प्रश्न को बेच देना है, ये तो बात तो जगजाहिर है तीसरे फेज की बहाली में। और कई मामले सामने आ रहे हैं। अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, जिनके रहते TRE-1 TRE-2 दोनों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया हुई, उस पर तो आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं। 3.5 करोड़ के जो गबन का मामला है, जो पैसे लेकर बहाली की प्रक्रिया किसी व्यक्ति द्वारा ली जा रही है, और आपकी पत्नी से पूछताछ के बाद अपनी पत्नी ने उसी व्यक्ति पर FIR कराया है, तो जाहिर सी बात है इस मामले पर आर्थिक अपराध इकाई को संज्ञान लेना चाहिए, बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर वो आरोप सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद पर। अगर वो बात गलत है, जो आरोप लगाया गया है, जो FIR हुआ है वो गलत है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। बातें तो बस जांच की है, लेकिन जांच के बिंदु में आर्थिक अपराध इकाई की टीम किस प्रकार से काम कर रही है, ये आप बेहतर तो आर्थिक अपराध इकाई ही जानती है। अभी तक कई मामले सामने आए, अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है मुख्य सरगनाओं की, अभी तक आपने बताया नहीं कि आखिर बीपीएससी से जो प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत बिना प्रश्न पत्र कैसे मुहैया कराया गया। प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले, QR कोड लगने से पहले पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी दिया गया, आपको उसका पासवर्ड बताया गया। ये चेयरमैन को पता था या परीक्षा नियंत्रक को पता था? क्योंकि जो आरोपी कह रहे हैं कि जो कोलकाता स्थित प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है सिक्योर, उसको ठेका TRE-1 और TRE-2 में ही दिया गया। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि 64वीं से लेकर 29वीं तक जो बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षाएं हुई, सबके प्रश्न पत्र उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। तो क्या बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को पता नहीं था? तो सारी चीज़ें बस अब सीधे पैसे कमाने को लेकर है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि बिहार की तमाम एजेंसी ऐसी है जो पैसे लेकर लोगों को बहाल करने में लगी है, और जो मेरिट वाले लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खाए। आज उनका 20 से उम्र 30 और 30 से उम्र उनका 40 हो जाए, इससे राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको तो क्रेडिट लेना है। TRE-1 TRE-2 में खूब क्रेडिट है, उसी क्रेडिट के चलते महागठबंधन की सरकार भी टूटी, क्योंकि कई आरजेडी के नेता अपने ट्विटर हैंडलर से और बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर कहते थे कि रोजगार जो है वो तेजस्वी यादव की भूमिका है, रोजगार नौकरी में तेजस्वी यादव की अहम भूमिका है, और क्रेडिट तेजस्वी यादव लेना चाह रहे थे। जबकि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के कोई भी योजनाएं या कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ता है। और इतनी बड़ी जो बहाली इस प्रक्रिया में हुई, इस राज्य में हुई, लगभग 2 लाख, 3 महीने में 2 लाख शिक्षकों की बहाली, तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी को उसका क्रेडिट लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी क्रेडिट ले रहे हैं। अब तीसरे फेज की बहाली में सीट बचाकर अब बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता क्रेडिट उसका लेंगे। तो साथियों, अब बिल्कुल जांच के आधार पर अब हम लोग जांच का इंतजार कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई कितना जांच कर रही है। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि बिहार में जो बहार जिसको कहते हैं, नौकरियों की बहार जो आने आई और जो आने वाली है, तीसरे फेज फिर चौथे फेज, उस सब में जो भंडाफोड़ हुआ तीसरे फेज में कि प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत पैसा लेकर और बहाली प्रक्रिया निकाली गई।
सब मामलों पर राज्य सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं थी, क्योंकि उनको तो क्रेडिट लेना था। और के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है वर्तमान में, वो उनको भी वाहवाही खूब मिला कि आपने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन, उनको क्रेडिट लेना था। और दार्शनिक तरीके से जो बात करते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो करवा दिया, चांद पर जमीन और कश्ती से तूफान और क्या 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 आप बोल रहे थे, तो बोलिए ना। अभी ट्वीट ऐप नहीं कर रहे हैं। कई पत्रकार महोदय भी उनका शाबाशी, कई पत्रकार महोदय उनको खूब फूल माला चढ़ा रहे थे कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद सबसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर है। तो अब क्या हो गया, जो आरोप लग रहा है उस पर तो आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, उस पर भी बताइए ना भाई। तो उन लोगों की भूमिका, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की संलिप्तता के आधार पर उनसे नज़दीकी बनाने का प्रयास कर रहे थे और उनसे नज़दीक थे, और उनके वाहवाही में कई कई वीडियो अपलोड कर रहे थे। वो वीडियो अभी तक नहीं हम देख रहे हैं कि आप वीडियो कोई बना रहे हैं। आप वीडियो बनाइए, उन पर बताइए कि जो आरोप लगा है उस आरोप में कितना दम है। बीपीएससी की पूर्व चेयरमैन की भूमिका TRE 1 और TRE 2 में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है, और आर्थिक अपराध इकाई को उनसे पूछताछ के अलावा उनको जो जांच के बिंदु है, आपको तो पूरा मटिया मेट करके चले गए। कई साथी हैं जो ट्वीट मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं, इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। बिल्कुल कहने की क्या ज़रूरत है उसमें, कि असली जो गुनाहगार है वो कौन है? असली वही गुनाहगार है जो शीर्ष पर बैठा है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठकर सुशोभित कर रहा है पद को। और इतना घिनौना काम जो बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। परंतु आज विडंबना है, घोर विडंबना कहिए। डोमिसाइल नियम जो है पहले लागू था, फिर हटाया गया, पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिया गया कि आइए और नौकरी ले लीजिए। और यहाँ के लोग की स्थिति क्या होने वाली है, बद से बदतर होने वाली है, उस पर ध्यान नहीं है। तो क्रेडिट खूब लीजिए, क्रेडिट ले सरकार, माल कमाए अधिकारी अफसर, और यही इस राज्य की विडंबना है। और मेरिट वाले दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। साथियों, हमारी बात आपको अब तक पहुंच रही है क्योंकि आप इस चीज़ों को समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। अभी आम चुनाव होने वाले हैं। छात्रों, अभ्यर्थियों, युवाओं, नौकरी रोजगार पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहता है। किसी भी मंच से किसी भी पार्टी के नेता, शीर्ष नेता हो या छोटे नेता हो, आपको बात नहीं करेंगे कि हम इतने नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नौकरी तो आप दिए नहीं। अब मोदी सरकार का आप अगर 5-10 वर्षों का डाटा देख लेंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का था, उस पर तो वो बात नहीं करेंगे।